हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्जामिनेशंस की डेट आ चुकी है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के द्वारा। और इसलिए यह बिल्कुल सही समय है कि हम अपने एग्जामिनेशंस की तैयारियों में लग जाएं। आपने अपना सिलेबस खत्म कर लिया होगा, नहीं खत्म किया तो जरूर उसको जल्द से जल्द रिवीजन कर डालिए। और उसके बाद फिर हमें जो बेसिक काम करना है वो ये समझना है कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं और उनको हमको कैसे सॉल्व करना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो हमारा एक सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए होगा, और इस सब्जेक्ट के जो भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनको आज हम देखेंगे, उनको सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे उसका आंसर निकालना है और इससे हमें क्या फायदा होगा। एक तो ये समझ में आएगा कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं, दूसरा कौन से ऐसे प्रश्न जो रिपीट हो रहे हैं, और तीसरा जब हम इन प्रश्नों के आंसर को सॉल्व करते हैं या डिस्कस करते हैं तो उन पर बेस क्या दूसरे प्रश्न हैं जिनके आंसर्स हम समझ पाए, यानी उनसे मिलते जुलते अगर कोई प्रश्न आते हैं तो उनको भी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारी एग्जामिनेशंस की तैयारी को परखने के लिए और बेहतर करने के लिए ये सीरीज जो है आपके काम आने वाली है। तो प्रीवियस ईयर्स में भी हमने आपको वीडियोस दिए थे, और पिछले साल क्योंकि दो ही पेपर अवेलेबल थे 2023 और 2024 का, उसका दिया था, वो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो हमने डिस्कस करा। बट आज हम उन सभी प्रश्नों को एक साथ फिर से डिस्कस करेंगे और पिछले 3 वर्षों यानी 2023, 2024 और 2025 के सभी प्रश्नों को आज हम यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे। ये आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर के जो फाइनल एग्जामिनेशन है वहां पे तो मदद करेंगे ही करेंगे, लेकिन इन प्रश्नों को आप अगर अच्छे से देखेंगे तो ये आपके आने वाले अगले एग्जाम्स, अगर आप कोई क्या नाम है गवर्नमेंट जॉब वगैरह की तैयारी करते हैं या अदर एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो वहां पर भी आपको ये मदद करेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर प्रजन शुक्ला, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2023 का जो हमारा बीटीयूपी का पेपर है उसमें जो सबसे पहला प्रश्न है वो है ड्रग्स आर एब्जॉर्ब इन द बॉडी बाय, यानी ड्रग्स जो है वो आपके शरीर में किस प्रकार से एब्जॉर्ब होती हैं। आपके ऑप्शंस है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन, बोथ ए एंड बी एंड नन। अब देखिए ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर ये पूछता कि मोस्ट ऑफ ड्रग्स एब्जॉर्ब इन द बॉडी, यानी ज्यादातर ड्रग्स आपके शरीर में किस तरीके से एब्जॉर्ब होती हैं, तो सिंपली जो आंसर होता वो सिंपल डिफ्यूजन हो जाता, क्योंकि हम जो भी ड्रग्स खाते हैं लगभग 90% ड्रग्स जो हैं वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाती है। बट कुछ ड्रग्स हैं जैसे लिवोडोपा हो गया, मिथाइल डोपा हो गया, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी जहां पर प्रोटीन के साथ बाइंड करके ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा करके एब्जॉर्ब होती हैं, और इस वजह से जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वहां पर भी लगभग 10% ड्रग्स या 7-8% ड्रग्स जो है वो इस तरीके से भी काम करती हैं। इसीलिए जो हमारा आंसर होगा कि ड्रग्स जो है वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होती हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी होती है, सिंपल डिफ्यूजन या पैसिव डिफ्यूजन जिसको बोलते हैं, या पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा भी होती है। इसीलिए यहां भी जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, stages of anesthesia are divided in 2 stages, 3 stages, 4 और 6। एनेस्थीसिया का सिंपल सा मतलब होता है कि जब हम किसी व्यक्ति का कोई सर्जिकल ऑपरेशन करना चाह रहे हैं तो हम चाहते हैं कि उसे दर्द वगैरह फीलिंग ना हो, तो हम उसे सिंपली बेहोश कर देते हैं। कहने का मतलब उसके सीएनएस को डिप्रेस कर देते हैं ताकि उसे पेन इत्यादि का सेंसेशन ना पहुंचे। और इसके कितने स्टेजेस होते हैं ये आपसे पूछ रहा है। 2 स्टेज होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 6 होते हैं। तो बेसिकली इसके 4 स्टेजेस होते हैं, जहां पे पहला स्टेज है जिसको जनरल एनेस्थीसिया में हम लोग जब देते हैं किसी पेशेंट को तो एनाल्जेशिया होता है, यानी इनिशिएशन होता है, यानी कि उसको धीरे धीरे वो बेहोशी की तरफ जाने लगता है। सेकेंड स्टेज जो होता है उसमें वो एक्साइटमेंट उसकी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। थर्ड स्टेज में जो सर्जिकल एनेस्थीसिया है जहां पर हम सर्जरी वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। और फोर्थ स्टेज अगर थोड़ा ज्यादा हो जाए तो वो हो सकता है कि कभी होश में आई ना वापस। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं, इसीलिए यहां पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दैट इज 4 स्टेजेस। अब अगर इन 4 स्टेजेस के नाम आपको देखना है तो जो सबसे पहला स्टेज है जिसे हम बोलते हैं एनाल्जेसिया, जो कि इनिशिएशन स्टेट है जहां पर हम एनेस्थीसिया की शुरुआत करते हैं। दूसरा है डेलीरिबम। डेलीरिबम जो स्टेज है यहां पर एक्साइटमेंट जो होती है वो कम होने लगती है और जो शरीर है हमारा वो अनकंट्रोल्ड कुछ हरकतें करता है, दैट इज नोन एज डेलीरिबम। तीसरा जो है वो पूरी तरीके से स्लीप में चला जाता है, यानी सर्जिकल एनेस्थीसिया जहां पर हम सर्जरी वगैरह परफॉर्म करते हैं। और चौथा होता है अगर ये बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए, तो रिस्पायरेटरी अरेस्ट हो सकती है, पैरालिसिस हो सकती है, यानी कि पेशेंट हो सकता है वापस कभी होश में ना आए। तो ये 4 स्टेजेस जो होती हैं वो एनेस्थीसिया की होती हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला प्रश्न हमारा, अनवांटेड ड्रग एक्शंस आर कॉल्ड एडिक्टिव इफेक्ट, सिनर्जेटिक इफेक्ट, साइड इफेक्ट या कॉम्पिटिटिव इफेक्ट। कह रहा है
कि जो ड्रग्स हम लेते हैं उसके जो अनवांटेड यानी कि जिन हम इफेक्ट्स को नहीं चाहते हैं, अगर ऐसे इफेक्ट्स आ रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो जब भी हम कोई दवा दिए, मान लीजिए हमने पेन दर्द करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए कोई दवा दे दी, लेकिन उस दवा को खाने के बाद दर्द तो कम हुआ लेकिन पेशेंट को कुछ खुजली हो रही है, दाने निकल आ रहे हैं, रेडनेस हो रही है, या उसके बाल गिरने लग रहे हैं, ऐसे कोई इफेक्ट्स आ रहे हैं जो हम नहीं चाहते थे कि हो, इस तरीके के इफेक्ट्स को हम लोग साइड इफेक्ट्स बोलते हैं। जब कोई दो ड्रग्स एक साथ दी जा रही हैं और दोनों मिल करके किसी इफेक्ट को बढ़ा दे रहे हैं तो उसे हम एडिटिव इफेक्ट्स बोलते हैं। जब कोई दो ड्रग्स दी जा रही हैं और एक दूसरे के वर्क को वो डिस्टर्ब कर रही है तो उसे हम लोग सिनर्जिटी इफेक्ट बोलते हैं। और अगर दो ड्रग्स रिसेप्टर वगैरह पे बाइंड करने में कंपटीशन करने लगे तो उसे कॉम्पिटिटिव इफेक्ट्स बोलते हैं। बट जो साइड इफेक्ट है उसका मतलब होता है अनवांटेड, यानी जो चीज हम नहीं चाहते हैं, अगर ऐसे इफेक्ट्स आ रहे हैं तो उसी को आप बोलते हैं साइड इफेक्ट। इसीलिए यहां पे आंसर हो जाएगा साइड इफेक्ट, दैट इज सी। अगला प्रश्न है हमारा, विच ड्रग इज यूज्ड एज सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि चार ऑप्शंस हैं आपके साथ, एस्प्रिन, डाइजापाम, मिफेनिक एसिड और नन तो कोई आंसर हुआ नहीं। अब ये तीन ड्रग्स क्या है। अब देखिए, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट का मतलब होता है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहां पर जाए और जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करने का काम करे। अब हम क्या करते हैं, जब इस तरीके का प्रश्न आता है तो आंसर में हमें एस्प्रिन दिख रहा है, मिफेनिक एसिड दिख रहा है। मिफेनिक एसिड और एस्प्रिन दोनों ही क्या है, एनएसएआईड्स हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। और एनएसएआईड्स का काम क्या होता है कि ये दर्द, पेन, जो बुखार, उसको कम करने का बेसिकली काम करते हैं, इन्फ्लामेशन वगैरह को कम करने का काम करते हैं। तो एस्प्रिन जो है ये भी दर्द इत्यादि को काम करती है, खास करके जैसे सर दर्द है, बुखार आ रहा है, बदन दर्द हो रहा है तो हम ये दवा ले लेते हैं। मिफेनिक एसिड है, ये भी दर्द में काम करती है, खास करके जो मरोड़ देकर के दर्द होता है जैसे पेट का दर्द इत्यादि है, वहां पे हम मिफेनिक एसिड का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो डाइजापाम है, आपको लगता है कि डाइजापाम बहुत ही मतलब कॉमन ड्रग है, नाम बहुत बार सुना, तो लगता है कि नींद आती है इसको खाने के बाद, सीएनएस को डिप्रेस करने का काम करती है। जी हाँ, ये सीएनएस डिप्रेसेंट तो है, लेकिन इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है कि ये सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सिंग के तरीके से भी काम करती है, यानी ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करके अपना एक्शन शो करती है। इसीलिए यहां पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दैट इज डाइजापाम। डाइजापाम इज अ सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाइट्रोग्लिसरीन इज यूज्ड इन। नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो हमारे जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं, जो हार्ट्स के पेशेंट होते हैं, वो जनरली लेते हैं। तो ओबिसिटी और कैंसर तो आप अपने आप इसको में से हटा दीजिए दो ऑप्शंस को, क्योंकि ओबिसिटी मतलब मोटापा कम करने के लिए दवा नहीं दी जाती, कैंसर के इलाज में दवा नहीं दी जाती। अब बचता है दो चीज, एक हाइपरटेंशन और एंजाइना पेक्टोरिस। हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो किसी पेशेंट का, तो उसमें भी नाइट्रोग्लिसरीन का कोई काम नहीं है। नाइट्रोग्लिसरीन का जो काम है वो एंजाइना पेक्टोरिस का इलाज करना। एंजाइना पेक्टोरिस वो कंडीशन है जहां पे ब्लड या ऑक्सीजन की सप्लाई जो है हार्ट को अच्छे से नहीं पहुंचती, तो हार्ट में एक पेन होता है, बहुत सारा दर्द होता है, और इस दर्द को हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस का नाम देते हैं, और इसके इलाज के लिए जो हम नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग का प्रयोग करते हैं। इसीलिए यहां पे जो आंसर हो जाएगा वो होगा बी, दैट इज एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइग्वेनाइड। देखिए क्या है कि यहां पर चार आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, और ये चारों ड्रग्स जो हैं वो एंटी हाइपर ग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं, यानी जब भी ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो उसको कम करने के लिए इन ड्रग्स को देते हैं, जनरली डायबिटीज के इलाज के लिए। अब ग्लिबेंसामाइड जो है वो एक सल्फोनाइल यूरिया, इसका केमिकल क्लासिफिकेशन पूछ रहा है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ग्लिबेंसामाइड जो है वो एक सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव है, और आपका रिपाग्लेनाइड जो है वो एक नॉन सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव होता है। रोजिग्लिटाजोन जो होती है वो एक थायाजोलिडीन डेरिवेटिव होती है, और इसको हम लोग TZD डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं, यानी कि थायाजोलिडीन डाइओन डेरिवेटिव इसको बोलते हैं, TZD। तो एक ही बच रहा है, दैट इज मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन जो होती है वो बाइग्वेनाइड डेरिवेटिव होती है। यहां पर ग्वेनेडीन जो है उसकी एक सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है, ग्वेनेडीन जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए जो मेटफॉर्मिन है वो एक एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग है, और ये एक बाइग्वेनाइड क्लास की ड्रग होती है, इसीलिए यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, दैट इज मेटफॉर्मिन। अगला प्रश्न है हमारा, कार्बिमाजोल इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। अब कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, या जैसे यहाँ पर दो ऑप्शन दे रहा है और उसमें आपको सही आंसर चुनना है, तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो ये जो प्रश्न है वो है, कार्बिमाजोल इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। कार्बिमाजोल जो ड्रग है वो किस काम में ली जाती है। तो कार्बिमाजोल जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जहां पर किसी व्यक्ति में जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, जो थायराइड है, वहां से थायरॉक्सिन हार्मोन जैसे T3 और T4 की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उसका पूरा शरीर का बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ जाता है, मोटापा इत्यादि दिखने लगता है, उसका वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। तो ऐसे पेशेंट्स को जो है हम ट्रीट करने के लिए जो है कार्बिमाजोल देते हैं, यानी इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपर। हाइपर मतलब ज्यादा
थायराइडिज्म मतलब थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन जब बढ़ जाता है तो ऐस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरथायराइडिज्म। तो जो कार्बिमाजोल है वो हाइपरथायराइडिज्म को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका हाइपर, बस इतना लिख देना हाइपरथायराइडिज्म, आंसर आपका काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमोनियम क्लोराइड इज यूज एज, अमोनियम क्लोराइड एक काफी इंपॉर्टेंट ड्रग है, आपने पिछले साल यानी फर्स्ट ईयर में जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है वहां पर आपने जरूर इस चीज को पढ़ा था। तो अमोनियम क्लोराइड जो होती है वो एक्सपेक्टोरेंट के तरीके से यूज किया जाता है। एक्सपेक्टोरेंट आर दोज कंपाउंड्स जो कि हमारे जब भी अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में स्पूटम या बलगम जो हम बोलते हैं या म्यूकस जो बोलते हैं, अगर वो जम जाता है तो उसको ढीला करके बाहर निकालें, यानी हम खांसे तो जो बलगम है वो शरीर से बाहर निकल जाए और हमको सांस लेने में आसानी हो। तो ऐसे जो एजेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट, और इसी एक्सपेक्टोरेंट का एक एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड, में पोटेशियम आयोडाइड भी इसका एग्जांपल है, अदरक वगैरह जो हम खाते हैं वो भी इसका एग्जांपल है। तो हमारा जो अमोनियम क्लोराइड है वो एक एक्सपेक्टोरेंट है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका सिंपल सा एक्सपेक्टोरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्फेटामिन इज डैश 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 द एपेटाइट, जो सप्रेस करती है या इंक्रीज करती है। एम्फेटामिन जो ड्रग है वो एपेटाइट यानी भूख जो आपको लग रही है उसको बढ़ाती है या घटाती है, ये इसका साइड इफेक्ट के रूप में हम लोग देख सकते हैं। तो एम्फेटामिन क्या है पहले जान लें। एम्फेटामिन जो होती है वो एक CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने वाली या स्टिमुलेट करने वाली ड्रग होती है, और जनरली जो है वो ये हम लोग जो ड्रग है वो HD जो बीमारी है यानी कि अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जहां पर कोई जो पेशेंट है या तो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा या बहुत ही ज्यादा मतलब सोच में चला जाता है, काम धंधे में उसका मन नहीं लगता, ऐसे पेशेंट्स के इलाज के लिए या नार्को लेप्सी जो कंडीशन है उसके इलाज के लिए हम लोग एम्फेटामिन को लेते हैं, क्योंकि ये सीनस को स्टिमुलेट करने का काम करती है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है कि ये जो भूख लगती है उसको कम कर देती है। तो ये जो एम्फेटामिन होती है वो सप्रेस करती है एपेटाइट को, जहां पे आंसर आपका क्या हो जाएगा सप्रेस, सप्रेस मतलब कम कर देना, भूख को कम करती है और सीनस को क्या करती है एक्टिवेट करती है। अगर पूछा गया सीनस को एक्टिवेट करिए या किस इलाज में ले रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्बेंडाजोल इज अ ड्रग, एल्बेंडाजोल जो है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक ड्रग है जो कि छोटे बच्चों को जनरली आपके स्कूल में आसपास देखे होंगे कि आपको पिलाया जाता है स्कूलों वगैरह में, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति के या किसी बच्चे के शरीर के अंदर कुछ हेलमेंथ, हेलमेंथ का मतलब होता है वॉर्म्स, कीड़े जैसे बोलते हैं, पेट के जो कीड़े होते हैं हिंदी में जो बोला जाता है, तो हेलमेंथ वगैरह को किल करने के लिए इसको दिया जाता है ताकि जो है जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बच्चे का वो और बेहतर हो पाए। तो एल्बेंडाजोल जो है वो क्या है, एक एंटी हेलमेंथिक ड्रग है, यानी कि एंट हेलमेंथ बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एंट हेलमेंथिक्स, क्योंकि ये हेलमेंथ यानी कि वॉर्म्स जैसे टेप वॉर्म है, रिंग वॉर्म है, उनको मारने के लिए इस ड्रग का प्रयोग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट, एट्रोपिन सल्फेट इज यूज्ड एज मेडियाट्रिक माइटोकिक सिडेटिव या नन। तो देखिए एट्रोपिन एक काफी अच्छा एग्जांपल है जो कि एक ऐसी ड्रग है जो कि माइडियाटिक इफेक्ट जो है वो लाती है। माइडियाटिक इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, जहां पर आपकी जो आंख की पुतलियां हैं इनको फैलाने का काम करती है, इनका डायलेशन करती है। कहने का मतलब जो हमारे प्यूपिल्स हैं, आईज की जो प्यूपिल है उनको बढ़ाने का काम करती है। अब इनको जो है फैलाने का या बढ़ाने का से क्या फायदा होता है कि जो भी डॉक्टर्स हैं जो कि इलाज करना चाहते हैं, कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं, कोई एग्जामिनेशन करना चाहते हैं, कोई टेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं या आंखों की जांच करना चाहते हैं, उनको आसानी मिलती है। तो ये जो ड्रग है वो मेडियाटिक इफेक्ट शो करती है। मेडियाटिक इफेक्ट का मतलब प्यूपिल को बढ़ाना, डायलेट करना या उसको फैलाने का काम जो है वो करता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, दैट इज इट इज अ मेडियाटिक ड्रग। तो याद रखिएगा एट्रोपिन जो है वो मेडियाटिक ड्रग है। और एक और बात बता दूं कि इनसे इन सभी प्रश्नों से मिलते जुलते प्रश्न आगे आने वाले सालों में पूछे गए। अभी हम पहले साल का पेपर कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे ये जो अभी इनने एक्सप्लेनेशन दिया इसी पर सीधे आगे एक और प्रश्न आपको दूसरे साल में देखने को मिलेगा। तो तैयारी अच्छे से करिए। नेक्स्ट, मॉर्फिन इज अ डैश 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 एनाल्जेसिक, मॉर्फिन कौन सा एनाल्जेसिक है, नार्कोटिक है या नॉन नार्कोटिक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए मॉर्फिन जो है वो काफी अच्छा एक ओपियाइड एनाल्जेसिक होता है, जो हमारे शरीर के अंदर ओपियाइड जो क्या नाम है रिसेप्टर्स होते हैं सीएनएस पे पाए जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, उन पर बाइंड करके उनको वहां से अपना एक्शन ये शो करता है। एनाल्जेसिक एक्शन का मतलब होता है कि दर्द को कम करता है। तो मॉर्फिन एक बहुत ही बढ़िया ड्रग है जो कि दर्द को कम करती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि मॉर्फिन या इसकी क्लास की जो भी ड्रग्स हैं जिसमें आपका कोडीन है, फेंटाइल है, ये सभी ड्रग्स होती हैं ओपियाइड एनाल्जेसिक्स होती हैं, ओपियम पोपी से प्राप्त की जाती हैं, ओपियम प्लांट से, और ये नार्कोटिक एक्शन शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको खाने के बाद दर्द तो कम होता है बट इनकी आदत लगने लगती है, यानी इन ड्रग्स की आदत पड़ जाती है। और आदत पड़ने का मतलब है कि बिना इन ड्रग्स के पेशेंट जो है वो नहीं रह पाता। तो इसीलिए इनका एक साइड इफेक्ट भी है कि इनकी आदत लग जाती है। और ये जो है
नार्कोटिक ड्रग्स के अंतर्गत आती हैं। ऐसी ड्रग्स जिनकी आदत लग जाए उन्हें हम लोग नार्कोटिक ड्रग्स बोलते हैं। तो इनका बड़ा ही सोच समझ करके डॉक्टर्स जो है वो इलाज में इनका प्रयोग करते हैं। ये व्यक्ति अपने से नहीं लेता, तो इसीलिए जो मॉर्फिन है वो एक नार्कोटिक एनाल्जेसिक है। कुछ और एनाल्जेसिक्स हैं जैसे कि आपका पैरासीटामोल है, एसिक्लोफिनेक है, डाइक्लोफिनेक है। ये सभी जो ड्रग्स हैं ये भी एनाल्जेसिक्स हैं, दर्द को कम करने का काम आती हैं, बट इनकी आदत नहीं लगती, इसीलिए ये नॉन नार्कोटिक्स ड्रग के अंतर्गत वो आएंगे। अगर उनका एग्जांपल दे रहा है तो नॉन नार्कोटिक ड्रग्स को उनको आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइफिनाइल हाइडेंटोइन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। जो हाइडेंटोइन डेरिवेटिव्स होते हैं ना वो एपिलेप्सी के इलाज में जनरली यूज किए जाते हैं। जैसे फिनोटोइन हो गया, उसी तरीके से डाइफिनाइल हाइडेंटोइन भी हो गया। अब एपिलेप्सी क्या, एपिलेप्सी वो बीमारी है जहां पर किसी व्यक्ति को दौरे आते हैं। कहने का मतलब उसके ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में डिफरेंसेस होता है, डिस्टर्बेंस होता है, जिसकी वजह से पूरा शरीर में झटके आने लगते हैं और वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है या कुछ देर जो इवेंट है उसको भूल जाता है। तो ऐसे कंडीशंस को या कन्वल्सन्स को ठीक करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं उन्हें हम लोग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग बोलते हैं। और डाइफिनाइल हाइडेंटोइन या हाइडेंटोइन क्लास की जितनी भी ड्रग्स हैं वो सभी एपिलेप्टिक कंडीशंस को ठीक करने के लिए काम में आती हैं, इसीलिए आंसर हो जाएगा एपिलेप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज ऑल्सो नोन एज। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया इससे रिलेटेड। जब हमारे शरीर में ब्लड बनता है, आरबीसी जो बनती हैं, उनको बनाने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन आपको चाहिए, और कुछ विटामिन चाहिए जैसे कि विटामिन B12 चाहिए आपको और फोलिक एसिड चाहिए। तो जब शरीर में फोलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी होने लगती है तो आरबीसी का जो प्रोडक्शन है बोन मैरो में वो गड़बड़ हो जाता है और जो साइज है आरबीसी की वो इंक्रीज कर जाती है। किसकी साइज इंक्रीज करती है? आरबीसी की जो साइज है वो बढ़ जाती है। तो जब बढ़ जाती है उसी को बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और क्योंकि बढ़ गया, मैक्रो मतलब बड़ा होना, तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी जो है इसी कंडीशंस को बोलते हैं। इसीलिए यहां पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मैक्रोसाइटिक एनीमिया। अब यही प्रश्न कई तरीके से अलग आगे के सालों में पूछा गया, जब आएगा तो हम फिर से दिखाएंगे आपको। याद रखिएगा विटामिन B12 फोलिक एसिड की कमी से होता है, आरबीसी का साइज यहाँ पे बढ़ जाता है, इसीलिए इसे हम लोग मैक्रोसाइटिक एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा, इंसुलिन इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय विच रूट। जो इंसुलिन का इंजेक्शन होता है वो किस रूट से जाता है या इंसुलिन किस रूट से दी जाती है? इंसुलिन अगर ओरल रूट से आप देने की कोशिश करेंगे तो वो ब्रेकडाउन हो जाएगी एंजाइम्स के द्वारा और वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। अगर हम इसे सबक्यूटेनियस दे रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका इसलिए क्योंकि वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है और धीरे धीरे उसका जो मात्रा है वो आपके शरीर के अंदर जाएगी और जो ब्लड है उसको उसमें ग्लूकोज की मात्रा को निर्धारित करेगी या उसका निर्धारण करेगी। अब अगर उसे इंट्रावेनस दे देंगे तो एक साथ चली जाएगी। इसीलिए जो इंसुलिन होती है वो सबक्यूटेनियसली जनरली दी जाती है जब घरों वगैरह में हम लोग यूज करते हैं, बट इंट्रावेनस जो है वो सीवियर कंडीशंस में हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के द्वारा भी दिया जाता है। तो जो सही आंसर यहाँ पे होगा वो सबक्यूटेनियस होगा, इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? सबक्यूटेनियस, यानी इंसुलिन जो है वो सबक्यूटेनियस रूट से जाती है, यानी आपके स्किन के द्वारा जो है उसे हम लोग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्टिकोस्टेरॉइड्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। कार्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं जैसे कि ग्लूकोक्लास कार्टिकोस्टेरॉइड्स, ये जो है कॉर्टिसोल को मिमिक करते हैं, यानी कॉर्टिसोल जैसी हरकतें करते हैं और जो इन्फ्लामेशन है, जो ओवर एक्टिव हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है उसको रिड्यूस करने का काम करते हैं। इन्फ्लामेशन को, जो ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है, इरिटेशन हो रहा है, उसको कम करने का काम ये लोग करते हैं। तो मलेरिया में तो इसका कोई यूज नहीं है, इसका जो डायबिटीज है वहां पे भी कोई रोल नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं, क्योंकि ये सभी जो बीमारियां, ये तीनों बीमारियां ये हाइपर एक्टिव जो इम्यून सिस्टम है उसकी वजह से नहीं होती। लेकिन स्टेटस एस्थमेटिक्स जो कि अस्थमा का एक सीवियर कंडीशन है, जहां पर आपका जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक है वो पूरी तरीके से इरिटेटेड है, इन्फ्लैम्ड है, तो ऐसी कंडीशन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का प्रयोग करते हैं इसको ठीक करने के लिए, इसका ट्रीटमेंट करने के लिए, खास करके सीवियर कंडीशंस ऑफ अस्थमा में। इसीलिए यहां पे जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा स्टेटस एस्थमेटिक्स। हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, हार्ट एंड लीवर। तो जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं बेसिकली जो भी हमारे हार्मोन्स है, ज्यादातर हार्मोन्स जैसे कि हमारे ग्रोथ हार्मोन्स हैं, जैसे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, हमारा थायरॉक्सिन है, ये सभी जो हैं वो इंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, उनके द्वारा सिक्रेट होते हैं। तो हार्मोन्स जो है वो इंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं और उन जो ग्लैंड जहां से वो निकलते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसीलिए यहाँ पे आंसर आपका ए, दैट इज इंडोक्राइन ग्लैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर आपका जो हार्ट है वो जनरली ब्लड को पंप करना
कम कर देता है या लगभग बंद कर देता है, और उससे हार्ट अटैक जैसी कंडीशन जो है वो आपको दिखने लगती है, शरीर जो है वो बिल्कुल काबू में नहीं रहता, उसको ब्लड की सप्लाई कम होने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सी ड्रग देंगे? तो डोपामीन तो नहीं दे सकते, क्योंकि डोपामीन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर ड्रग है। ये क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर ड्रग है, ठीक है, ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए जनरली यूज करते हैं। आइसोप्रोपोनॉल तो ड्रग ही नहीं है, ये तो एक तरीके का आप कह सकते हैं कि साफ सफाई करने के लिए, अपने हाथों की सफाई करने के लिए, शरीर क्या नाम है, शरीर को बाहर करके जो है ये हमारा जो फर्श वगैरह इसको साफ करने के लिए जनरली यूज करते हैं। ये एक अल्कोहल है और ये ड्रग जो है वो टॉक्सिक होती है, इसलिए हम इसे ओरल रूट से कभी नहीं लेते। और जो इफ्रिडिन है, ये एक ड्रग है जो कि कार्डियोजेनिक शॉक में ट्रीटमेंट करने के काम में आती है, और ये हमारे जो कार्डियक सिस्टम है उसको मेंटेन करती है, ब्लड का प्रेशर मेंटेन करने के काम में आती है। इसीलिए यहाँ पर जो हमारी ड्रग हो जाएगी वो हो जाएगी इफ्रिडिन, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट ड्रग है और कार्डियोजेनिक शॉक में इसका ट्रीटमेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज इफ्रिडिन। अब इसी से रिलेटेड एक प्रश्न आगे आएगा, फिर आपको मैं याद कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनोजेलुसिल डाइजिन। अब इस तरीके के प्रश्न तो नहीं आने चाहिए, बहुत ही कम आते हैं, बट देखिए यहाँ पे क्या आ गया कि जो ब्रांड नेम है, जो जिस नाम से दवा मार्केट में बिकती है, उस नाम से जो है आपसे पूछा। और ये जनरल ड्रग्स है, हम सभी जानते हैं, हमारे घरों में यूज होता है। इनो जो हम यूज करते हैं, जेलोसिल यूज करते हैं, डाइजिन यूज करते हैं। तो ये किस टाइप की ड्रग्स हैं? तो आपके ऑप्शन है एंटीटसिव। एंटीटसिव मतलब कि जो खांसी इत्यादि में यूज करते हैं। एंटीहिस्टामिन यानी कि जो एलर्जिक कंडीशंस में यूज करते हैं। एंटासिड यानी कि जब हमारे इस गैस्ट्रियल एसियल बढ़ जाए, गैस्ट्रिक एसियल बढ़ जाए, तो उसको कम करने के लिए यूज करते हैं। डाययूरेटिक, यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो आप इनो कब लेते हैं? जब एसिडिटी हो जाती है, और एसिडिटी हो जाए और उसको ठीक करने के लिए जो ड्रग यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एंटासिड बोलते हैं। इसीलिए इनो, जेलोसिल और डाइजिन ये सभी क्या है? एंटासिड्स हैं, और एसिडिक कंडीशंस को कम करने के काम में, खास करके गैस्ट्रिक एसिड जो होता है उसको कम करके आपको रिलीफ देने का काम करते हैं, यानी कि जो है ये एंटासिड कहलाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इज सिफेक्लोर इज अ सिफेलोस्पोरिन ऑफ विच जनरेशन। अब एक चीज बहुत ध्यान से बोल रहा हूं, जो पेनिसिलिन के जनरेशन हैं, जो सिफेलोस्पोरिन के जनरेशन है, ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है, और इनके जितने भी जनरेशन हैं वो कौन कौन से? इनके 5 जनरेशन थे सिफेलोस्पोरिन के। तो हर जनरेशन का एक एक दो एग्जाम्पल आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि इस पे प्रश्न जो है वो बनता है। तो जो सिफेक्लोर है वो एक सेकेंड जनरेशन की हमारी सिफेलोस्पोरिन होती है। बड़ा नॉर्मल सा प्रश्न हो गया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इट इज अ सेकेंड जनरेशन ड्रग। तो ये हमारा पहला एक पेपर खत्म हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे पेपर की तरफ। तो हमारा जो दूसरा पेपर है वो है 2024 का बीटीयू का पेपर, और इसमें जो है एक खास बात यहाँ पर ये थी कि एमसीक्यूज या उस तरीके के प्रश्न तो पूछे जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या नाम है, थोड़ा सा स्लाइटली 2 नंबर के हिसाब से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी पूछा जा रहा था। तो जिसमें सबसे पहला प्रश्न हमारा, डिफाइन द टर्म फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स सिंपल सा हमको कितना लिखना है, मैं आपको आंसर के साथ दिखाता हूँ कि ये जो है बेसिकली ये टर्म इसलिए यूज किया जाता है कि ड्रग हमारे शरीर में किस तरीके के बायोकेमिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस करके अपने इफेक्ट को शो करती है, उसके लिए जो टर्म यूज करते हैं वो होता है फार्माकोडायनेमिक्स। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि फार्माकोडायनेमिक्स जो है वो एक स्टडी है बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की, जो कि ड्रग, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग जो है वो बॉडी के प्रति क्या कहती है, उसको हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। और इसी का उल्टा अगर हो जाता है कि ड्रग जो है जब शरीर के अंदर जाते हैं तो शरीर ड्रग के प्रति क्या करता है, यानी इसको एब्जॉर्ब किस तरीके से कराता है, उसका मेटाबॉलिज्म किस तरीके से करता है, उसको एक्सक्रीशन किस तरीके से करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। तो ये क्या पूछ रहा है? फार्माकोडायनेमिक्स। तो यानी कि जो स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी, और उसका जो मैकेनिज्म है वो किस तरीके का है। और ये बेसिकली जो है एक्सप्लेन करता है कि ड्रग किस तरीके से अपना काम कर रही है और किस तरीके से अपना जो भी फार्माकोलॉजिकल या थेरापेटिक इफेक्ट दे रही है वो कैसे दे रही है, और इसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग। जब भी हम कोई ड्रग देते हैं और कितने समय में वो ब्लड या प्लाज्मा में उसका जो इनिशियल हमने क्या नाम है क्वांटिटी दी थी, उस क्वांटिटी का वो आधा हो गया जितने समय में, दैट इज नोन एज हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग। जैसे मान लीजिए कोई आपने ड्रग जो है वो 100 mg किसी व्यक्ति को दी, और कितनी देर में, मान लीजिए 2 घंटे में वो जो है हमारे ब्लड के अंदर 50 mg बचा है, बाकी वो एक्सक्रीट हो गया, मेटाबोलाइज हो गया। तो जो ये जितना समय लगा, ये 2 घंटा जो लगा इसको 100 से 50 mg आने में, दैट इज नोन एज हाफ लाइफ। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे? द हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग जो होता है वो टाइम है जो कि किसी भी ड्रग के कंसंट्रेशन को ब्लड या प्लाज्मा में उसके ओरिजिनल वॉल्यूम का हाफ,
रिड्यूस होने में लगता है जितना समय, उसी समय को हम हाफ लाइफ बोलते हैं। और ये जो है किसी भी ड्रग की डोज फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी देर में किसी ड्रग को देना है, जैसे कोई ड्रग 3 बार दे रहा है दिन में, कोई 4 बार दे रहा है, कोई 2 बार दे रहा है, कोई 1 बार दे रहा है, उसको कैलकुलेट करने के लिए काफी अच्छा है कि कितनी मात्रा जो है हमारे शरीर के अंदर कितनी समय में हाफ हो जा रही है, तो उसी को हम लोग हाफ लाइफ बोल रहे हैं और उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो डोज फ्रीक्वेंसी जो ड्रग की है उसको हम कैलकुलेट कर पाते हैं या उसको हम बता पाते हैं पेशेंट को कितनी देर में दवा को फिर से लेनी है, ताकि जो नॉर्मल लेवल है ड्रग का ब्लड में वो लगातार बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एग्जांपल्स ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके अपना एक्शन शो करते हैं, खास करके कार्डियक पेशेंट्स के लिए। और इसके काफी सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा एम्लोडिपिन हो गया, वेरापामिल हो गया, डेल्थियाजिम हो गया और निफेडिपिन हो गया। ये चारों ही काफी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं और इन पर अलग अलग से भी प्रश्न पूछ सकता है। एक का एग्जाम्पल देके पूछ लिया, नाम दे करके, और पूछा कि ये किस तरीके से काम करता है, तो आप बोलिएगा दे आर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अगला प्रश्न है हमारा, नेम एनी 2 ड्रग्स विच आर बिलोंग्स टू एंटी एडर्जिक ड्रग्स। एंटी एडर्जिक ड्रग्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैं फिर आपको दे रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे आसपास लोग खाते हैं इनको। जो पहला हमारा प्रोपेनानॉल, जो कि एक बीटा ब्लॉकर है। 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो बीटा ब्लॉकर और एक कौन हो गया, अल्फा ब्लॉकर। तो अल्फा ब्लॉकर में एक अच्छा एग्जांपल है प्राजोशिन का और बीटा ब्लॉकर का अच्छा एग्जांपल है प्रोपेनानॉल। तो ये 2 एग्जांपल्स आप यहाँ पर एंटी एडर्जिक ड्रग में लिख सकते हैं, या और भी जो ड्रग्स हैं उनका भी आप लिख सकते हैं, एटिनोलॉल वगैरह जो भी है वो भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द नेम ऑफ ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा। ग्लूकोमा वो कंडीशन है जहां पर जो हमारा आईज है वो ब्लंचिंग हो जाती है, उनके पीछे जो है वो एकोमुलेशन जो है वो होने लगता है और जिसकी वजह से जो आंखें जो है बाहर की तरफ निकलने लगती हैं, बहुत दर्द, पेन इत्यादि पेशेंट को होता है। दैट कंडीशन इज नोन एज ग्लूकोमा। और उसके लिए जो ड्रग हम लोग यूज करते हैं जनरली वो है टिमोलॉल, जो कि एक बीटा ब्लॉकर होती है और ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में जनरली इसका प्रयोग जो है हम लोग करते हैं। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, टिमोलॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनलिस्ट का स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। देखिए पहले साल भी पूछा गया था एनेस्थीसिया पे, वहां पूछा था कि कितने स्टेज होते हैं, आपने कहा 4 स्टेज। अब यहाँ पे नाम पूछा है कि कौन से 4 स्टेजेस हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 4 स्टेजेस कौन कौन से हैं। एक हो गया जो एनेस्थीसिया का पहला है वो है एनाल्जेसिया, जिसे हम स्टेज 1 बोलते हैं। फिर डेलिडुबम जो कि स्टेज 2 था। फिर तीसरा सर्जिकल एनेस्थीसिया जो कि स्टेज 3, और चौथा क्या है, रिस्पायरेटरी अरेस्ट, जिसे हम लोग स्टेज 4 बोलते हैं। और इस रिस्पायरेटरी अरेस्ट को हम लोग मेडुलरी पैरालिसिस भी बोल सकते हैं। तो ये 4 स्टेजेस होते हैं जो आपके सामने थे, पहले भी हमने बात किया था। देखिए ये क्या हो गया, एक रिपीटेड प्रश्न का एग्जांपल हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एंजाइनल ड्रग आल्सो एक्ट एज टॉपिकल एनेस्थेटिक। तो देखिए एंटी एंजाइनल, एंजाइना पेक्टोरिस को कम करने के लिए जो ड्रग्स देते हैं उसे एंटी एंजाइनल ड्रग्स बोलते हैं। और उनके चारों जो ड्रग्स हैं यहाँ पे एग्जांपल ध्यान रखिएगा, क्यूनिडीन हो गया, प्रोकेनामाइड हो गया, लिडोकेन हो गया और स्मोलोल हो गया। ये चारों के चारों जो है वो एंटी एंजाइनल ड्रग हैं। एक तो पहले ये याद रख लीजिए, क्योंकि इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ प्रश्न आगे भी आ सकता है, जहां पे ये पूछेगा कि एंटी एंजाइनल ड्रग का एग्जांपल दीजिए, तो इनका आप नाम लिख सकते हैं। दूसरा, अब ये पूछ रहा है कि कौन सी एंटी एंजाइनल ड्रग होती है जो कि टॉपिकल एनेस्थेटिक के तरीके से भी काम करती है। यानी मान लीजिए हमने अपने हाथ पे लगा दिया तो यहां पर एनेस्थीसिया कॉज कर देगा, खास करके दांत वगैरह में जैसे मान लीजिए इलाज करना है तो वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो टॉपिकल एनेस्थेटिक के तरीके से भी कौन सी एंटी एंजाइनल ड्रग यूज होती है, तो इसमें केवल एक ही ड्रग है, दैट इज लिडोकेन। ये क्या करती है, एंजाइनल के लिए तो यूज करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के दर्द को कम करने के लिए, लेकिन ये टॉपिकल एनेस्थेटिक के तरीके से भी यूज किया जाता है। थोड़े समय के लिए किसी जगह पर अगर आपने इसको लगाया तो लोकल इफेक्ट शो करेगा और वहां पर एनेस्थीसिया कॉज करता है। तो लिडोकेन इज अ वेरी गुड एग्जांपल, तो इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये जो लिडोकेन है वो एक एंटी एरिथमिक ड्रग है जो कि एंटी एंजाइनल तरीके से भी यूज की जाती है और ये टॉपिकल एनेस्थेटिक एक्शन शो करती है। ये ब्लॉक करती है सोडियम चैनल्स को नर्व सेल्स के अंदर, और जो पेन सिग्नल्स हैं उनको ट्रांसमिशन करने में भी उनका प्रिवेंशन करने में, ट्रांसमिशन को प्रिवेंशन करने में मदद करती है। तो दर्द वगैरह में आराम पेशेंट को हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ हेमेटेनिक्स एक्सेप्ट। हेमेटेनिक्स वो होते हैं जो कि हमारे ब्लड को बनने में मदद करते हैं। हमने पहले ही एनेस्थीसिया का एनीमिया वाला क्वेश्चन आया था, तो आपसे कहा था ना कि कुछ चीजें हैं जैसे कि आयरन है, फोलिक एसिड है, विटामिन B12 है, ये सभी वो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यानी कि ये क्या है, एक रिपीटेड प्रश्न हम मान सकते हैं। यानी हेमेटेनिक्स वो एजेंट्स होते हैं जो कि ब्लड या ब्लड के कंपोनेंट्स को बनाने में मदद करते हैं और खास करके रेड ब्लड सेल्स वगैरह को या हीमोग्लोबिन वगैरह को बनाने में मदद करते हैं। तो अब कौन कौन सा इसमें से एग्जाम्पल जो है वो हेमेटेनिक्स का एग्जाम्पल है और कौन सा नहीं है। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, एक्सेप्ट पूछ रहा है।
ठीक है। तो फोलिक एसिड है, आयरन है, विटामिन B12 है, ये सभी जो है आपको ब्लड बनाने में मदद करते हैं। तो ये तीनों ही हेमाटेनिक्स के एग्जांपल है। बट ह्यूमन सेरम एल्ब्यूमिन जो है वो ब्लड बनाने के काम में नहीं आता, इसीलिए यहां पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, दैट इज ह्यूमन सेरम एल्ब्यूमिन। और ये जो एक प्रोटीन है जो कि ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है और ये ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में किसी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव टू contraindication of treatment with antiplatelet agents। एंटीप्लेटलेट एजेंट हम किसी को व्यक्ति को दे रहे हैं तो हमें कौन सी दो बातों का ध्यान रखना है जहां पे दो हानियां जो है ये ड्रग्स कर सकती हैं, ऐसे पेशेंट्स को हमको नहीं देना। तो ये बेसिकली उन पेशेंट्स को हम जनरली कंट्राडिक्शंस करते हैं जहां पर एक्टिव मेजर ब्लीडिंग अगर है, किसी व्यक्ति को अभी ब्लीडिंग चल रही है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उसको नहीं देना है। और ऐसे लोगों को नहीं देना है जिसको स्ट्रोक या ट्रांसिजेंट इस्केमिक अटैक जो है वो पिछले 2 सालों में अगर हुआ है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी हम एंटीप्लेटलेट एजेंट्स का जनरली प्रयोग नहीं करते। तो ये दो कंट्राइंडिकेशन इस ड्रग का हो सकता है। अगला प्रश्न हमारा डिफाइन मेडियाटिक्स। तो देखिए मेडियाटिक्स में आंसर एक साथ ही आपको दे दे रहा हूं क्योंकि अभी मैंने डिस्कस किया था पहले में एट्रोपिन वाले क्वेश्चन में, तो हमने आपसे बताया था मेडियाटिक वो ड्रग्स होती हैं जो कि आई के जो पीपल्स होते हैं उनको डायलेट करती हैं, जिसकी वजह से जो आपकी आंख है वो बड़ी दिखती है, फैल जाती है। अब इससे क्या फायदा होता है कि जो आई के एग्जामिनेशंस हैं, जो ऑप्थेल्मिक प्रोसीजर्स हैं, अगर कोई ऑपरेशन करना है डॉक्टर्स को, तो बेहतर तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं आपके रेटिना को और डीप स्ट्रक्चर्स जो आंखों में उनको भी, और इलाज वगैरह करने में मदद करते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल कौन सा मेडियाटिक ड्रग कौन सी होती है, एट्रोपिन होती है, तो हमने वहां पे देखा था। तो उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है, तो ये भी एक तरीके का रिपीटेड प्रश्न हो सकता है। यानी अगर हमने उधर 20 प्रश्न 2023 के सॉल्व किए तो हमें 10 में से 3 क्वेश्चन ऐसे मिले जो कि उन्हीं प्रश्नों से रिलेटेड थे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हम अगर एक्सप्लेनेशन सही से कर रहे हैं तो आगे आने वाले दिनों में भी जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें से कई प्रश्न जो है वो इन्हीं प्रश्नों से जुड़े हो सकते हैं, या तो जो शॉर्ट आंसर टाइप्स हैं उसमें, या तो जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, दैट इज गिव एग्जांपल्स ऑफ म्यूकोलाइटिक एजेंट। म्यूकोलाइटिक एजेंट्स को एक और नाम से हम जानते हैं जो हमने पहले भी बात किया था, दैट इज एक्सपेक्टोरेंट। म्यूकोलाइट्स मतलब जो म्यूकस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जम गया है उसको ब्रेक करके उसको बाहर निकालना और कफ को आसान बनाने का जो काम करते हैं उसे हम लोग म्यूकोलाइटिक एजेंट्स बोलते हैं। अब इनके तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हमने आपसे कहा था कि जो ड्रग्स हैं जो कि ब्रेक डाउन करती हैं केमिकल बॉन्ड्स को म्यूकस में और जो थिनर बनाती हैं, इजी बनाती हैं कफ को। अब उसमें हम लोग जो एल्युमिनियम क्या नाम है, सॉरी अमोनियम क्लोराइड का एग्जांपल ले रहे थे, वो तो था ही म्यूकोलाइटिक एजेंट के तरीके से लिख सकते हैं। बट जो बेसिक ड्रग्स हैं जो कि जनरली म्यूकोलाइटिक के तरीके से यूज करते हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो ड्रग्स हैं वो है हमारा एसिटाइलसिस्टीन, जो हमारा ग्वानिफेंसिन है, एम्ब्रॉक्सिल है और ब्रोमोहेक्सिन है। ये सभी ड्रग्स जो हैं ये म्यूकोलाइटिक एजेंट के तरीके से हम लोग यूज करते हैं। और इसका एक और नाम हो सकता है कौन सा, एक्सपेक्टोरेंट, जो कि म्यूकस को बाहर निकालने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बल्क लेक्सेटिव्स आर यूज्ड एट। बल्क लेक्सेटिव उन एजेंट्स को बोलते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन या फिर जो है किसी व्यक्ति को कब्ज हो रहा हो उसके इलाज में जनरली यूज करते हैं। तो कब्ज क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी कुछ बन रहा है फीकल मैटर, जो भी अपचित खाद्य पदार्थ है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में, तो हम ऐसे एजेंट्स देते हैं जो बेसिकली सेलुलोज वगैरह के बने हों और ढेर सारा पानी जो एब्जॉर्ब करके वो फूल जाए और बल्क जो है वो इंटेस्टाइन में बढ़ा दें जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा और जो भी कुछ फंसा हुआ है वो सब कुछ आपका सुबह जब आप जाएंगे क्या नाम है टॉयलेट करने तो सब कुछ बाहर निकल जाए, तो साफ सफाई कर दे किसका, इंटेस्टाइन का। और ऐसे को हम क्या बोलते हैं, लैक्सेटिव्स बोलते हैं। लैक्सेटिव मतलब जो कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज को ठीक करने के काम में आते हैं। तो बल्क लैक्सेटिव्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के काम में आते हैं। यही आपको डैश 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 यानी फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो आप लिख सकते हैं कि बल्क लैक्सेटिव जो होते हैं वो फाइबर सप्लीमेंट्स होते हैं और बेसिकली जो है वो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के काम में आते हैं। अब एग्जाम्पल देना हो तो इन ड्रग्स का एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए। एग्जाम्पल में है जैसे कि हमारा इसबगोल होता है, फाइसिलम होता है, मिथाइल सेलुलोज होता है, ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं बल्क लैक्सेटिव के। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश 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 इज द सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव। अब देखिए पिछले साल भी एक प्रश्न पूछा गया था जहां पर हमारे जो ड्रग्स थी खास करके एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट्स, उन्हीं का फिर से देखिए अदर एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट्स आ गए और सल्फोनाइल यूरिया का आपको डेरिवेटिव देना था। तो सल्फोनाइल यूरिया जो मेटफॉर्मिन है वो नहीं होगा क्योंकि हमने मेटफॉर्मिन को किस में देखा था, बाइगुआनाइड डेरिवेटिव के रूप में। जो रेपाग्लेनाइड होता है, रेपाग्लेनाइड जो होता है वो मीग्लेटेनाइड जो डेरिवेटिव है उसके तरीके से होता है। तीसरा जो है हमारा एराबोनोज, एराबोनोज जो होता है वो अल्फा ग्लाइकोसाइड
इनहिबिटर्स के तरीके से इसका हम प्रयोग करते हैं। तो एक ही बच रहा है, दैट इज टॉलब्यूटामाइड। टॉलब्यूटामाइड जो होता है वो सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव होता है, तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी, दैट इज टॉलब्यूटामाइड। तो याद रखिए ये भी एक तरीके से पिछले प्रश्न से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा ट्रिपल रिस्पॉन्स, पिछले वर्षों से पूछे गए, जो हमारा 2023 में पूछा गया था वहां से। अगला प्रश्न हमारा ट्रिपल रिस्पॉन्स डोज डज नॉट इंक्लूड। एक भाई साहब थे लुइस, उन्होंने देखा था कि जब भी किसी व्यक्ति को स्किन पे या शरीर के ऊपर चोट लगती है तो 3 रिस्पॉन्सेस दिखाई देते हैं। सबसे पहला क्या होता है कि वहां पर आप देखते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, रेडनेस आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो ये जो 3 बातें, उसी को उन्होंने 3 नाम दिया, फ्लश, व्हील और वेयर। अब उसमें फ्लोर शब्द का प्रयोग कहीं पर नहीं हुआ है, तो इसीलिए जो ट्रिपल रिस्पॉन्स है वो फ्लश, व्हील और फ्लेयर है, यानी ये तीनों तो हैं ए, सी और डी, बट फ्लोर जो है वो कहीं पर नहीं आता, इसीलिए ये ट्रिपल रिस्पॉन्स का में इंक्लूड नहीं होगा। तो फ्लोर जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा नहीं इंक्लूड होता है। तो जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, फ्लोर। तो जो ट्रिपल रिस्पॉन्स है वो किसने दिया था, लुइस थ्योरी के हिसाब से। और इसमें जो स्किन रिएक्शन, जब भी कभी इंजरी होती है उसमें रेड स्पॉट्स अगर बनते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लश बोलते हैं। जब फ्लेयर मतलब जो भी रेडनेस है वो इंजरी के आसपास हो जाती है, क्योंकि जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन है वहां पे बढ़ जाता है, और इसकी वजह से स्वेलिंग होती है जिसे हम लोग व्हील बोलते हैं। तो ये 3 शब्दों का प्रयोग वहां पर होता है, बट फ्लोर का प्रयोग वहां पर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एंटीवायरल एजेंट्स। एंटीवायरल एजेंट्स बहुत सारे हैं, आपने कोविड के दौरान बहुत सारी ड्रग्स का नाम सुना था, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वहां पे लिख सकते हो। मैं 2 एग्जांपल आपको दे रहा हूं, एसिक्लोवीर और जुडाविडिन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एंटीवायरल एजेंट्स है। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट। कभी भी किसी शब्द के आगे अगर साइडल वर्ग लगाए, जैसे सुसाइड मतलब लोग अपनी जान ले लेते हैं, सुसाइड, सुसाइड मतलब जान से मारना, और बैक्टीरिया के आगे लगा हुआ है, यानी कि ऐसे एजेंट्स, ऐसी ड्रग्स जो कि बैक्टीरिया को जान से मारने का काम करती हैं, बैक्टीरिया की डेथ कॉज करती हैं, उन्हीं को बोलते हैं बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट। तो बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट कौन सा इफेक्ट होता है, जो कि किसी भी ड्रग या किसी भी एजेंट्स का ये एक एबिलिटी है ताकि किल किया जा सके बैक्टीरिया को, उसको डेथ लाया जा सके। और बैक्टीरिसाइडल एजेंट जो होते हैं वो बैक्टीरियल डेथ कॉज करते हैं, और अगर कोई ड्रग जो है उसको इनहिबिट करने का काम अगर करे, सिर्फ इनहिबिट करे, उसकी डेथ ना कॉज करे, तो उसे हम लोग बैक्टीरियोस्टैटिक बोलते हैं। अगर मान लीजिए बैक्टीरियोस्टैटिक पूछ रहा है तो वो डेथ नहीं कॉज करता, वो क्या करता है, ग्रोथ को रोकने का काम करता है, तो उसे बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टैटिक मतलब रोक देना, एक जगह पे रोक देना, उसे क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोस्टैटिक। बट अगर डेथ कॉज कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट। अब फंगीसाइडल होगा तो फंगस को जान से मारने वाला, वायरिसाइडस होगा तो वायरस को जान से मारने वाला, ऐसे शब्दों का प्रयोग बार बार किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है सल्फोनामाइड्स आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू। सल्फोनामाइड जो होते हैं वो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड जैसा स्ट्रक्चर उनका होता है, और इसी तरीके से वो अपना रिसेप्टर पे बाइंड करके एक्शन भी शो करते हैं, इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, जिसे हम लोग पाबा भी बोलते हैं, PABA, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड जैसा स्ट्रक्चर सल्फोनामाइड्स का होता है। अगला प्रश्न है हमारा गिव एग्जांपल्स ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड्स। अमीनोग्लाइकोसाइड्स होती हैं वो एंटीबायोटिक्स होती हैं, और बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे एमिकासिन है, जेंटामाइसिन है, हमारा ये सभी एग्जांपल्स हैं अमीनोग्लाइकोसिन का। तो आप जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इन सभी का एग्जांपल यहाँ पर अमीनोग्लाइकोसाइड्स क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट नियोमाइसिन वगैरह, ये सभी इसी के एग्जांपल हैं। अगला है हमारा डिफाइन द टर्म ED50। ED50 मतलब कि इफेक्टिव डोज 50। जब भी हम कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए चूहों के ऊपर कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और हमने 25-30 चूहे लिए हैं और उस पर हम कोई ड्रग की इफेक्टिविटी देख रहे हैं, तो ये वो इफेक्टिव डोज है, यानी एक पर्टिकुलर डोज जिसमें 30 मतलब 50%, 30 में से 50% यानी 15 चूहों के ऊपर हमने जब वो डोज दी तो उन पर इफेक्ट आया। तो जो ऐसी डोज जो लगभग किसी भी टेस्ट में इन्वॉल्व जो पॉपुलेशन है उसके 50% पॉपुलेशन पर अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ED50 बोलते हैं। अगर ये किसी टेस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर हो रहा है तो 50% पॉपुलेशन के ऊपर जो डोज का थेरेपेटिक इफेक्ट है वो आना चाहिए, उसी डोज को हम क्या बोल देंगे, ED50 बोल देंगे, या इफेक्टिव डोज 50 बोल देंगे। ये ड्रग्स की पोटेंसी को कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए इस टर्म का प्रयोग या इस कैलकुलेशन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, लास्ट प्रश्न इस 2024 के पेपर का, वो है गिव एन एग्जांपल्स ऑफ एन एंटी एरिथमिक ड्रग। एंटी एरिथमिक ड्रग का एग्जांपल देना है, अभी पीछे आया था एंटी एरिथमिक ड्रग का, लिडोकेन वगैरह हमने एग्जांपल दिया हुआ था, तो उसमें से आप कोई भी ड्रग का एग्जांपल ले सकते हैं, यानी फिर से ये एक रिपीटेड प्रश्न हो गया। बट यहाँ पर एमिनोडेरोन जो ड्रग है उसका एग्जांपल दे रहे हैं, वहाँ 3-4 ड्रग का नाम वहाँ पे पहले से लिखा हुआ था, तो उसमें से आप कोई भी एक ले सकते हो, या यहाँ पर सीधे एक ले लो, एमिनोडेरोन मैं एग्जाम्पल आपको दे दे रहा हूँ। एक पूछ रहा है, एक से ज्यादा भी आप
मत लिखिए, जब एक पूछा तो एक लिखिए, अगर एग्जाम्पल्स पूछ रहे हैं तो 2-3 का एग्जाम्पल जरूर लिखा कीजिए। तो ये हो गया हमारा 2024 का पेपर। अब हम चलते हैं अपने आखिरी पेपर की तरफ, जो है बीटी यूपी का 2025 यानी पिछले साल का पूछा गया जो पेपर है वो, और इसको भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा, ड्रग्स विच इंक्रीजेस गाबा लेवल इन ब्रेन। जो ऐसी ड्रग का नाम बताना है जो कि गाबा लेवल यानी जो हमारा गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड जो अभी हम लोग देख रहे थे उसकी मात्रा को बढ़ाने का काम जो ड्रग करती है उसे हम लोग बोलते हैं गाबा लेवल बढ़ा रहा है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या है कि जो डाइजापाम है ये कैसे काम करता है। डाइजापाम जो होता है वो गाबा पर काम जरूर करता है, बट ये गाबा रिसेप्टर्स पर जो पहले से हमारे पास गाबा अवेलेबल है उसी को बाइंड कराने का काम करने लगता है, यानी कि ये गाबा लेवल को बढ़ाने का काम नहीं करता। फिनोबार्बिटोन भी बिल्कुल इसी तरीके से डाइजापाम जैसा ही काम करता है, और यहाँ पर भी जो अवेलेबल है पहले से एसिड वही क्या करेगा, बाइंड कराने में वो मदद करेगा रिसेप्टर्स में। लेकिन जो हमारा सोडियम वैल्पोरेट ड्रग होती है ये बेसिकली क्या करती है, ये दो काम करना शुरू करती है। पहला काम तो ये करती है जो गामा ट्रांस एमिनेज एंजाइम है उसको कम करती है, इनहिबिट करती है, क्योंकि ये ही क्या करता है, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड का ब्रेकडाउन करता है। दूसरा एक काम ये भी करती है कि ग्लूटामेट डीकार्बोक्सिलेट जो एंजाइम है उसको बढ़ाने का काम करती है, ताकि जो गाबा का जो सिंथेसिस है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो इस वजह से सोडियम वेल्पोरेट यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, आपका गाबा की जो सिक्रीशंस है उनका लेवल्स है उसको बढ़ाने का काम करता है। एक ड्रग और है दैट इज कार्बामाजिन। जो कार्बामाजिन है वो एक वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ब्लॉकर एजेंट है। ये सोडियम चैनल को क्या करती है, ब्लॉक करने का अपना एक्शन शो करती है, गाबा पे जनरली एक्शन नहीं शो करती। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा सोडियम वेल्पोरेट। अगला प्रश्न है हमारा, द टेस्ट डोज ऑफ पेनिसिलिन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूट। टेस्ट जो डोज होती है किसी भी ड्रग की वो इसलिए होती है चेक करने के लिए कि कोई एलर्जी तो नहीं हो रही ड्रग को लेने से, या कोई बेहतरीन साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा पेशेंट को कि हम परेशान हो जाए पेशेंट बाद में। तो उसी को चेक करने के लिए जो भी हम जनरली ड्रग का जो थोड़ी मात्रा देते हैं, आप देखते हैं कोई ड्रग लेकर आए मार्केट से या कोई क्रीम लेकर के आए तो वो कहता क्या है आपसे कि इसको कान के पीछे लगाइए, ताकि जो है अगर कोई साइड इफेक्ट आया पहले तो आपको पता चल जाएगा, और ये छुपी हुई लेकर आए तो आपको दिखेगा नहीं, मतलब कोई रेडनेस है या खुजली हो रही है या कुछ भी हो रहा है, स्किन को डैमेज पहुंच रहा है। तो उसी तरीके से टेस्ट डोज जो है पेनिसिलिन की हम कहाँ देते हैं या किस रूट से देते हैं। तो टेस्ट डोज जो होती है इंसुलिन की वो हम लोग जो है वो इंट्राडर्मल देते हैं, ताकि उसको पता कर सकें कि कोई एलर्जिक कंडीशन तो नहीं आ रही। इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि बाकी अगर और किसी तरीके से देंगे तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन चला जाएगा और फिर हमें पता नहीं चलेगा। यहाँ पर हम उसे रोक सकते हैं और चेक कर सकते हैं, इसीलिए इंट्राडर्मल जो है वो पेनिसिलिन को टेस्ट डोज के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the local anesthetic of choice during labor। लेबर मतलब कि जब कोई व्यक्ति कोई लेडी जो है वो प्रेग्नेंट है और वो बच्चा जनने जा रही हैं, लेबर पेन शुरू हो चुका है, 9 महीने लगभग पूरे हो चुके हैं, तो उस समय बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है और कुछ एनेस्थेसिया देने की आवश्यकता पड़ती है ताकि दर्द थोड़ा कम हो जाए। तो ये सभी एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं, जितने भी नाम लिखे हैं, प्रोकेन, ब्यूबिकेन, हमारा कोकेन और लिडोकेन, ये सभी उसी काम में आते हैं पेन को कम करने के लिए। लेकिन कोकेन हो, लिडोकेन हो या प्रोकेन हो, इन तीनों से एक और प्रॉब्लम है, ये कार्डियक अरेस्ट वगैरह ला सकती हैं, ये सीएनएस के ऊपर भी जाकर के एक्शन शो कर देते हैं। तो उस कंडीशन में जो मदर है और जो होने वाला चाइल्ड है उसको नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए ये तीनों ड्रग्स जो हैं वो लेबर पेन के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान इनका प्रयोग नहीं करते। तो केवल एक ही सेफ ड्रग बचती है जो सबसे सेफ ड्रग मानी जा रही है इन सभी ऑप्शंस में, और बेसिकली जनरली यूज भी की जाती है, दैट इज बुवीवोकेन। तो बुवीवोकेन जो है वो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, दैट इज द चॉइस ऑफ एनेस्थेटिक ड्रग जो कि लेबर पेन के दौरान दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल सेलाइन या एनएस सोल्यूशन क्या है। अभी नॉर्मल सेलाइन बहुत ही कॉमन सा प्रश्न आ गया। हम सभी जब भी हमारे घर में कोई बीमार होता है या एडमिट हुआ है तो उसको एनएस चढ़ाया जाता है, नॉर्मल सेलाइन। तो वो क्या है, वो एक बेसिकली केमिकली क्या है, वो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का एक सोल्यूशन होता है, और ये 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है, यानी कि अगर मान लीजिए 100 ml हम लोग ले रहे हैं तो उसमें 0.9 ग्राम जो है वो क्या है, NaCl उसमें डाला गया, उसका एक सोल्यूशन डाला गया जिसे बोलते हैं 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। ये एक आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है, बिल्कुल हमारे शरीर के लिए एक आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है, और इसको जनरली जो है वो कंजस्टिव हार्ट फेल्योर, यानी अगर कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है किसी व्यक्ति को तो उसमें हम इसे नहीं देते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा काफी ज्यादा है। तो आप भी जानते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम या जो कोई हाइपरटेंशन से मरीज है तो उसको सोडियम नहीं दिया जाता। तो ऐसे कंडीशंस में हम जनरली अवॉइड करते हैं। तो यानी जो तीनों बातें ऊपर लिखी हैं वो सही है, इसीलिए यहाँ पे आंसर
बहुत देर बाद कोई ऑल ऑफ द अबव वाला आंसर सही हुआ है भैया, ताली बजा दीजिए। यानी यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों बातें जो है वो नॉर्मल सलाइन के लिए सही है, सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एक्सक्रीटेड इन सलाइवा। ज्यादातर ड्रग्स जो होती हैं वो हमारे पहले तो शरीर के अंदर जाती हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, और हम ओरली ले रहे हैं उसको, और उसमें जाने के बाद जो है उनका ब्रेकडाउन जो है वो होता है लीवर में, और किडनी के द्वारा जनरली वो एक्सक्रीट हो जाती हैं। लेकिन जो लिथियम है यहाँ पर एक जो लिथियम का नाम लिखा हुआ है, ये जनरली सलाइवा में ही एक्सक्रीटेड, सलाइवा के द्वारा जो है एक्सक्रीट हो जाती है ज्यादातर जो ड्रग होती है। फिनेटोइन भी थोड़ा बहुत मात्रा में, लगभग 10% जो है वो सलाइवा में मिलती है, बट जो लिथियम है वो लगभग बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए लिथियम यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। और जो क्लोरमफेनिकॉल है, टेट्रासाइक्लिन है, जनरली ये सभी ड्रग्स जो होती हैं वो किडनी के द्वारा एक्सक्रीट होती हैं, लीवर में ब्रेकडाउन होता है इनका और किडनी में जाकर के ये डिग्रेडेड होती हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिशियंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। देखिए ये क्या हो गया, एक रिपीटेड प्रश्न हो गया, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था पिछले साल के पेपर में कि मेगालोब्लास्टिक को हम लोग मैक्रोलाइटिक बोलते हैं, और वो विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से होता है। तो कुछ मत करिए, तुरंत यहाँ पर आंसर ढूंढिए। देखिए यहाँ पे नंबरिंग करने में गड़बड़ हो गया, बी पहले आ गया, तो ये क्या होगा, बी, जो यहाँ पे बी या सी जो भी लिखा हुआ है नंबरिंग, वो आपका सही हो जाएगा। दैट इज विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से ही मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। अब हम लोग जो और विटामिन लिखे हैं उसका भी नाम ले लेते हैं, जैसे कि हमने पहले कहा कि मेगालोब्लास्टिक जो है वो फोलिक एसिड, जो विटामिन B9 भी बोल सकते हैं उसको, विटामिन B12, क्लोबामाइन, इन दोनों की कमी से होता है। विटामिन B6 की कमी से साइटोब्लास्टिक एनीमिया जो है, या फिर माइक्रोलाइटिक एनीमिया, जहां पर आरबीसी की साइज जो है वो छोटी जाती है, वो इस कमी में होता है। B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कारवी नामक रोग होता है। तो अगर ये आ रहे हैं तो आप इस मतलब अगर मान लीजिए इनमें से कोई प्रश्न बनता है तो आप उसका भी आंसर कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक रिपीटेड प्रश्न हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा, ड्रग एडमिनिस्ट्रेड थ्रू द फॉलोइंग रूट मोस्ट लाइकली टू सबस्टेट टू द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जब हम कोई ड्रग खाते हैं और वो हमारे स्टमक में जाने के बाद इंटेस्टाइन और लीवर में जाकर के उसका मेटाबॉलिज्म हो जाए, वो ब्रेक डाउन हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो कौन सी ड्रग या कौन सा रूट है जिस रूट से सबसे ज्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होने की संभावना होती है? तो भैया वो कौन सा रूट है, ओरली, क्योंकि हम जब ओरली दूध खाएंगे तभी इंटेस्टाइन में ड्रग जाएगी और जाने के बाद वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में चली जाएगी, उसका मेटाबॉलिज्म ड्रग का लीवर में हो जाएगा या इंटेस्टाइन में हो जाएगा। सब लिंगुअल में थोड़ा कम होता है ये, क्योंकि ये जो है हमारा एब्जॉर्प्शन जो है वो अंदर हो जाएगा। सब क्यूटेशनस में भी एब्जॉर्प्शन सीधे हो रहा है, और रेक्टल में भी एब्जॉर्प्शन थोड़ा बहुत मात्रा में जो है वो फर्स्ट पास की तरफ जा रहा है, बाकी सारा का लोकली इफेक्ट वो शो कर दे रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओरल, यानी कि ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, ओरल के लिए ही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जनरली यूज किया जाता है टर्म। नेक्स्ट इज द एसेंशियल फीचर इन अ ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन का क्या मतलब है, किसी व्यक्ति को किसी दवा की आदत लग जाए। तो दो तरीके के एडिक्शन हम लोग देखते हैं। पहला देखते हैं फिजिकल डिपेंडेंस। फिजिकल डिपेंडेंस का मतलब होता है कि जब दवा आप विड्रॉ कर लिए, यानी दवा बंद हो गई, तो कुछ उस इरिटेशन उसको मिलेगी, हो सकता है कि उसका ब्लड प्रेशर जो ऊपर नीचे हो रहा है, या उसको पसीने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये जो कंडीशंस होती है फिजिकल डिपेंडेंस होती है, ये ज्यादा दिन नहीं रहती, 2-4 दिन रहेगी या 2-4 घंटे रहेगी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरा होता है जो इसेंशियल फीचर क्योंकि पूछ रहा है ड्रग एडिक्शन का, वो होता है फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस, यानी कि पेशेंट को ऐसा लगने लगता है मेंटली कि अगर वो दवा नहीं खाएगा तो वो ठीक नहीं रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी जो है लग्जेटिव लंबे समय तक ले रहा है और उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी थोड़े समय के लिए, बट वो लग्जेटिव लगातार लिया 1 हफ्ते 10 दिन, तो उसके बाद उसकी आदत लग जाती है उसको, और वो उसके दिमाग में बैठ जाता है कि अगर हम लग्जेटिव नहीं लेंगे तो हमारा पेट जो है वो साफ नहीं होगा, यानी हमारी कब्ज की कंडीशन बनी रहेगी। तो ऐसे को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस। तो बेसिकली जो एसेंशियल फीचर है ड्रग एडिक्शन का, वो फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस को बताता है, यानी मेंटली जो है वो हम ये सोचने लगते हैं कि हमें इस ड्रग की आवश्यकता है, बिना इसके हम ठीक नहीं रहेंगे। इसीलिए यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस। अगला प्रश्न है हमारा, बीसीजी वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। अब मैं बताऊं, क्योंकि मैं तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर सभी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं पिछले कई सालों से, तो मैं क्या देखता हूं कि ये जो बीसीजी वाला प्रश्न है ये बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पर कई अलग अलग सब्जेक्ट में पूछा गया। अब यहाँ फार्माकोलॉजी में पहली बार पूछा गया सेकेंड ईयर में, बट आप सभी जानते हैं कि जो बीसीजी वैक्सीन होती है वो ट्यूबरकुलोसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए बच्चों को दी जाती है। इसीलिए यहाँ पे आंसर कुछ बिना सोच समझे आप डी लगा दीजिए। देखिए ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि स्मॉल पॉक्स के लिए स्मॉल पॉक्स वैक्सीन आती है, टाइफाइड के लिए टाइफाइड वैक्सीन लगती है, और पोलियोमाइसिटिस के लिए पोलियो वैक्सीन लगती है। तो उनके नाम अलग अलग हैं, बट जो बीसीजी है वो जो है वो हमारा कहाँ यूज होता है, ट्यूबरकुलोसिस के इलाज के लिए हम लोग यूज करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट एग्जांपल ऑफ लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स का एग्जांपल यहां पर पूछा जा रहा है। तो लूप डायरेटिक्स में जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो कौन सा है? फ्यूरोसेमाइड। फ्यूरोसेमाइड जो होता है वो लूप ऑफ हिनले पे जाकर के क्योंकि काम करता है, जो हमारा क्या नाम है नेफ्रॉन है वहां पे, तो इसीलिए ये इसे हम लोग लूप डायरेटिक ड्रग के रूप में जानते हैं। बाकी जो ड्रग्स हैं जैसे स्पाइरोलेक्टोन है वो एक पोटेशियम स्पायरिंग डायरेटिक होता है। डायरेटिक वो ड्रग्स होती हैं जो कि ये सभी ड्रग्स का काम कर रही है बेसिकली जो यूरिन का प्रोडक्शन उसको बढ़ाने के काम में लाती है। फ्यूरोसेमाइड हो गया वो एक लूप डायरेटिक हो गया। जो क्लोरथायोडाइज है वो एक थायजाइड डायरेटिक क्लास के अंतर्गत आता है। और जो डीमेनोज है वो एक शुगर है जो कि यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस को रोकने के काम में लाते हैं, बट ये डायरेटिक एक्शन नहीं शो करता, इसीलिए डीमेनोज जो है वो डायरेटिक नहीं है। तो इन पर बेस अलग प्रश्न आ सकते हैं, तो इनके भी आंसर आप कर पाओगे। अगला प्रश्न हमारा बारबिचुरेट्स एक्ट्स ऑन विच रिसेप्टर। अभी हमने कहा ना बारबिचुरेट्स जो होते हैं वो कहां पे काम करते हैं, पिछले बार बार आ था गाबा गाबा गाबा। तो बारबिचुरेट्स जनरली गाबा ए रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड करते हैं, इसीलिए यहां पे जो आंसर हो जाएगा ए, और सॉरी गाबा ए रिसेप्टर या गाबा रिसेप्टर भी आप लिख सकते हैं। और ये पिछले साल के जो क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन किए थे उसी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए जो है यहाँ पर हम इसे बोल सकते हैं फिनोबार्बिटोन वगैरह जो एग्जांपल अभी हम लोग ले रहे थे वो जो है वो गाबा ए रिसेप्टर्स पर जाकर के बाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हैं, तो सिंपली आपको पूरी लाइन लिख करके फिल इन द ब्लैंक्स करके आप अंडरलाइन कर सकते हैं, दैट इज गाबा रिसेप्टर। अगला प्रश्न है हमारा ड्रग्स नीडेड फॉर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ अ रेयर डिसीज इज कॉल्ड एज एन डेफ डेफ डैश ड्रग। ऐसी दवाएं जो कि रेयर डिसीज को रोकने या उसके ट्रीटमेंट में या उसका इलाज करने में हम लोग यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्फेन ड्रग। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्फेन, ORPHAN, ऑर्फेन ड्रग। तो ऐसी ड्रग्स जो कि रेयर डिसीज का ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन के लिए यूज की जाती है उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्फेन ड्रग्स। याद रखिएगा, बहुत ही एक कॉमन टर्म है, हो सकता है दोबारा से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग एडमिनिस्टर्ड बाय इंटरनेजल स्प्रे एप्लीकेशन फॉर सिस्टमिक एक्शन। जो नेजल इंट्रानेजल स्प्रे जो हम लोग यूज करते हैं वो काहे के लिए यूज करते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। इंट्रानेजल यूज करने से क्या क्या फायदा होता है? एक तो जो है मैं सारे फायदे बता रहा हूँ। पहला तो ये वो रैपिड ऑनसेट करता है, तुरंत एक्शन शो करता है। बाईपास करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्योंकि ओरल रूट से आपने लिया नहीं। नॉन इन्वेसिव होता है क्योंकि कोई कट या चीरा या आपको स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि जैसे इंजेक्शन हम लगाते हैं, चाहे कोई भी इंजेक्शन लगा रहे हो, इंट्रावेनस लगा रहे हो, म्यूकस के नीचे लगा रहे हो, सॉरी आईवम लगा रहे हो या सबक्यूटेनियस लगा रहे हो, तो हम क्या करते हैं इंजेक्शन को डालते हैं तो हमारी स्किन जो होती है रैप्चर होती है। बट यहाँ पे ये भी करने की जरूरत नहीं है, कोई पेन लेने की जरूरत नहीं, सीधे आप स्प्रे के रूप में ले रहे हैं। और ये जो ब्लड बैन बैरियर है उसको भी बाईपास कर सकता है इस तरीके से डॉक्टर। तो इसीलिए ये ड्रग जो है वो हम सिस्टमिक एक्शन के लिए डिफरेंट कॉजेस के लिए इस ड्रग का प्रयोग या इस रूट का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्जांपल ऑफ अ फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन का एग्जांपल पूछा, मैंने आपसे कहा था ना कि सिफेलोस्पोरिन के एग्जांपल देख लीजिए जनरेशन वाइज पांचों जनरेशन का, क्योंकि आपको इस पे प्रश्न आ सकते हैं। तो देखिए फिर से आ गया, ये एक रिपीटेड प्रश्न की सीरीज में आएगा। तो इसके एग्जांपल्स हैं सिफाजोलिन हो गया, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो कि फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन है। दूसरा सिफेलोथिन हो गया और सिफापेलिन। हम तीन नाम आपको दे रहे हैं, एक या दो नाम आप वहां पर एग्जाम में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा एफ्रिडीन कॉजेस। देखिए एफ्रिडीन पे पहले भी प्रश्न पूछा गया, दोबारा से प्रश्न पूछ लिया। तो एफ्रिडीन जो होती है वो कार्डियक कंडीशंस में दी जाती हैं, जब पेशेंट्स को कार्डियक प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये पोटेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट ड्रग है और सिंपैथोमाइमेटिक एमीन होती है जो कि ब्लड प्रेशर वगैरह को इंक्रीज करके हार्ट रेट को और कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने का काम करती है। तो ये हम लोगों ने पहले भी देखा था, तो ये भी एक रिपीटेड प्रश्न की श्रेणी में आएगा, क्योंकि इस पर रिलेटेड प्रश्न पहले भी पूछा था और वहीं का जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया उससे इस क्वेश्चन का आंसर आपने यहाँ पर कर लिया। अगला प्रश्न हमारा ऑक्सीटोसिन कॉजेज यूरेटाइन कॉन्ट्रैक्शंस। यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स टाइप के भी प्रश्न आते हैं, जैसे कि इस पिछले वर्ष पूछा गया था। कई सारे प्रश्न का एक लाइन दे दिया और पूछ रहा है ट्रू मतलब सत्य है, फॉल्स मतलब कि असत्य है। तो ट्रू है कि फॉल्स आपको बताना है। तो ऑक्सीटोसिन जो होती है उसका सिक्रीशन होता है लेबर पेन के दौरान, और वो यूरेटाइन जो कंस्ट्रक्शन उसको करता है ताकि जो बच्चा है वो आगे की तरफ खिसके और शरीर से मतलब माता के शरीर से बाहर निकले। तो इसीलिए यूरेटाइन कंस्ट्रक्शन यूरेट्रिन को कंस्ट्रिक्ट यूट्रस को कंट्रैक्ट करने के लिए उसमें दबाव डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जब कई बार नहीं होता तो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस जो हैं वो डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट को या प्रेग्नेंट लेडी को देते हैं। तो इसीलिए ये आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये सही बात है, ये सत्य है कि ऑक्सीटोसिन जो होती है यूट्राइन कंस्ट्रक्शन कॉज करती है। अगला है हमारा प्रश्न 21 and 30 अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन चेन A and B ऑफ इंसुलिन, इट इज ट्रू और फॉल्स। तो ध्यान दीजिएगा, जो इंसुलिन होती है वो एक लॉन्ग प्रोटीन है जहां पे बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। और कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? टोटल 51 अमीनो एसिड्स होते हैं।
और दो चेनें होती हैं जो आपस में जुड़ी होती हैं। चेन ए में 21 अमीनो एसिड होता है और चेन बी में जो है वो 30 अमीनो एसिड होता है। टोटल मिला के कितना हो गया? 51 अमीनो एसिड। यानी कि ये बात भी सही है, यानी कि टोटल 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। चेन ए में 21 होते हैं, चेन बी में 30 होते हैं, यानी ये बात भी सत्य है। इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, इथम्ब्यूटॉल कैन कॉज ओटोटॉक्सिसिटी। ओटोटॉक्सिसिटी का मतलब होता है कि हेयरिंग जो लॉस जो है वो करना, मतलब सुनने की जो क्षमता है वो अगर कम हो जाए तो उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं ओटोटॉक्सिसिटी। ये ट्रू है या फॉल्स? तो देखिए इथम्ब्यूटॉल जो ड्रग है वो ओटोटॉक्सिसिटी कॉज नहीं करती, ये क्या है? झूठ है, यानी असत्य है, यानी यहाँ पे आप फॉल्स लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये ऑप्टिकल न्यूरो राइटिस कॉज करती है, यानी कि विजुअल लॉस जो है होता है, देखने की क्षमता कम होती है, सुनने की क्षमता कम नहीं होती। तो अगर पूछता कि इथम्ब्यूटॉल जो है वो ऑप्टिक न्यूरोसिस या विजुअल लॉस अगर कर रहा है तो आप कहते ट्रू है। बट ये क्या पूछ रहा है? ऑक्सोटॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिसिटी। तो ओटोटॉक्सिसिटी यानी हियरिंग लॉस ये नहीं करता, इसीलिए यहां पर हमारा आंसर अभी फॉल्स हो जाएगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि क्या ये ऑप्टिक या विजुअल लॉस कर रहा है, तब आप यस बोलेंगे, यानी कि तब वो करता है। अगला प्रश्न है हमारा, द टर्म एनाल्जेसिक्स मींस एंटी डायबिटिक। ये हमें लगता है कि तीनों सालों में सबसे आसान प्रश्न यही था। ये पूछ रहा है एनाल्जेसिक का मतलब एंटी डायबिटिक होता है, ट्रू या फॉल्स? तो हम सभी जानते हैं एनाल्जेसिक कौन सी ड्रग्स होती हैं? जो कि पेन को कम करने का काम करती हैं, ठीक है, दर्द को कम करने का काम करती हैं। हमने पहले भी एक्सप्लेनेशन दिए 2-3 क्वेश्चंस में, हम लोग आ रहा था पेन दर्द कम करने की दवाओं के रूप में। तो ये एंटी डायबिटिक नहीं होती। एंटी डायबिटिक मतलब जो कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम करे। तो जो एनाल्जेसिक ड्रग्स होती हैं वो एंटी डायबिटिक के तरीके से यूज नहीं होती, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? असत्य बात है, सत्य बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का, इस पेपर का और इस सेशन का, दैट इज IgE एंटीबॉडी कॉजेज एनाफाइलेक्सिस रिएक्शंस। अब दो बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहले तो IgE यानी इम्यूनोग्लोबिन ई, ये क्या होते हैं? ये होते हैं एंटीबॉडीज होती हैं जो कि हमारे शरीर में अगर कोई बाहर से एंटीजन आ जाए तो हमारे शरीर को बचाती हैं, इम्यून रिस्पॉन्स देती हैं, ताकि हमारी बॉडी खुद से लड़ सके और फाइट कर सके जो भी कुछ बाहर से हमारे शरीर के अंदर आ रहा है। लेकिन कई बार ये सेल्फ गोल भी कर लेते हैं। एनाफिलैक्सिस का मतलब होता है कि ये क्या करती हैं, IgE एंटीबॉडीज, ये हाइपर एक्टिव हो जाती हैं और जो इम्यून रिस्पॉन्स है उनको, जो कि नॉन हार्मफुल जो भी चीजें हैं उन पर भी एक्शन शो करना शुरू कर देती है। जैसे हमने मान लिया दही खाया और इसे लगा कि दही तो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन ये एक्टिव हो गया और इसने दही के खिलाफ भी जो है अपना एक्शन होना शुरू कर दिया और हम हाइपर सेंसिटिव हो गए दही के प्रति। हम खांसी आने लगी, छींक आने लगी, ये होने लगा, वो होने लगा। तो ये जो एनाफाइलेक्सिस रिएक्शंस होती हैं वो IgE एंटीबॉडीज जो है वो कॉज करती हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, यानी ये सत्य बात है, ये असत्य बात नहीं है। तो इसी के साथ आज का हमने जो है 3 साल के पुराने पेपर्स आपके साथ डिस्कस किए, और ये तीनों पेपर्स में जो भी प्रश्न आए हैं उनको अगर आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पे रिपीटेड क्वेश्चन तो हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। कुछ में रिपीटेड क्वेश्चन सीधे नहीं होते हैं, बट वो पिछले साल के क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड है। जैसे आपने देखा हर वर्ष 2-3 प्रश्न जो है हमें 23 और 24 में मिले जो कि पिछले साल के प्रश्नों से जुड़े हुए थे। अब हमने 3 साल का क्योंकि प्रश्न पत्र सॉल्व किया है, तो हो सकता है कि इस वर्ष हमको 2-3 प्रश्न, 4 प्रश्न जो है वो सीधे मिले। प्लस ये हमें समझ में आ रहा है कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ट्रू एंड फॉल्स पूछा जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जा रहा है, कई बार डेफिनेशन पूरी लिखने के लिए पूछी जा रही है, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो आंसर कैसे करना है वो भी आप सीख रहे हैं और आप देख भी पा रहे हैं कि बेहतर तरीके से आपका एग्जाम की तैयारी भी हो रही है। तो आगे आने वाले दिनों में हम और भी सब्जेक्ट्स आपको देंगे। आप यूट्यूब पे अगर हमें देख रहे हैं तो आप तो हमें आप फॉलो ही करते हैं, हमें आप जानते हैं। नहीं फॉलो कर रहे हैं तो जरूर फॉलो करिए, ताकि इस तरीके के प्रश्न आपको मिले और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए ताकि उनका फायदा हो। दूसरा ये है कि जब आप यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल में जाते हैं तो यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलती है, सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट भी मिलती है। और बेसिकली जो सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट होती है वो जो भी आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, ये मत डरिए कि वो बी फॉर्म का है या डिप्लोमा का है, वो सब्जेक्ट सेम है। तो उसमें जो टॉपिक्स आपको पढ़ने वो आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। और डिप्लोमा की एक प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है जहाँ पे मॉडल क्वेश्चन पेपर और जो ये MCQs वगैरह हम लोग सॉल्व करते हैं, और साथ ही साथ जो आपका प्रीवियस ईयर्स में जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की जो सीरीज है ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आने वाले समय में पिछले साल के सारे वीडियोस अपलोडेड है। इस साल के बाद आप अभी फ्री हैं तो आप वो देख सकते हैं, और इस साल भी हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके वो डाल रहे हैं। तो यहीं पर आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। डी फॉर्म फर्स्ट ईयर की भी होगी और सेकेंड ईयर की भी होगी, दोनों ईयर के लिए यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आप सेकेंड ईयर में है करें
तो आप वहां से दीजिए और अपने जो जूनियर्स हैं उनको आप फर्स्ट ईयर की जो प्लेलिस्ट है वो आप दे सकते हैं। उसमें पहले ही 3 साल के पेपर सॉल्व हैं, अब इस साल चौथा पेपर होगा तो 4 साल के पेपर हम इस साल वहाँ अपलोड करेंगे। अब जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जो फ्री नोट्स वगैरह है वो हम प्रोवाइड कराते हैं, तो आप वहाँ पे हमको ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्टर पीके शुक्ला डॉक्टर एमपी सिंह क्लासेस के नाम से है ये, आपको लिंक इसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो ये प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हमारा जो फेसबुक का पेज है और हमारा जो फेसबुक का जो ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह, जो लेटेस्ट वीडियोस हैं, कुछ शॉर्ट वीडियोस वगैरह वो वहाँ पे भी डालते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, आप देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप हमारे ऐप पे आना चाहते हैं तो डॉक्टर पीके शुक्ला डॉक्टर एमपी सिंह क्लासेस यानी डॉक्टर एमपीएस क्लासेस के नाम से हमारा ऐप भी है, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। एंड्रॉइड फोन यूजर्स के लिए है भैया, आईफोन वालों के लिए हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो इतना पैसा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो वहां पर आप देख सकते हैं कुछ बहुत ही मिनिमम अमाउंट्स में सब्जेक्ट्स के नोट्स वगैरह हम वहां पर उपलब्ध आपको कराते हैं, बाकी सारी जगहों पर फ्री चीजें जो है वो उपलब्ध कराते हैं। तो जो आज का भी है इसका भी पीडीएफ वगैरह आपको ऐप पे या टेलीग्राम चैनल पे हम प्रोवाइड करा देंगे। तो ये हो गया आज का हमारा वीडियो, जहां पर आपने पिछले 3 वर्षों के पेपर्स देखे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते, हमें व्यूज उतने नहीं मिलते, हम मेहनत थोड़ा करते लेकिन व्यूज नहीं मिलते। तो अगर आप जो है इसको लोगों तक पहुंचाएंगे तो हमें थोड़ा व्यूज मिलेगा, और हमें भी एक टीचर को क्या चाहिए कि अप्रिसिएशन मिले कि आप हम जो बता रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादातर लोग देख रहे हैं और उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। अगर आपके कोई प्रश्न है, आपके कोई कमेंट्स, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।